Hello students, today we will discuss about a new chapter, that is chapter number 8. The name of the chapter is electromagnetic wave. Electromagnetic wave. Electromagnetic wave. Okay स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं. लाइक इस चैप्टर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट मींस फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे. सेकंड नंबर पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. और उसके बाद में नेक्स्ट हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यहाँ पर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. तो वन बाय वन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वहां से स्टार्ट करते हैं, दैट इज मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट. Okay, Maxwell displacement current. Before starting this topic, we have to study some other topics. Displacement current. Okay. First of all, मैं चैप्टर नंबर 6 पे स्टडी करता हूँ. चैप्टर नंबर 6 में अकॉर्डिंग टू फैराडे हमने क्या डिस्कस किया था. चैप्टर नंबर 6 में हमने अकॉर्डिंग टू फैराडे डिस्कस किया था दैट चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड. Change in magnetic field. क्या इंड्यूस करता है, EMF इन द सर्किट. और किसी भी सर्किट में EMF पर जनरेट होना कहीं ना कहीं इसमें करंट के जनरेट होने को रिप्रेजेंट करता है. करंट इट मींस चार्ज. तो कहीं ना कहीं जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेस या इंड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को. ये बात क्लियर हुई. स्टार्टिंग में यही एजम्पशन था कि मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर करंट या ईएमएफ को क्या कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं. बट इसके बाद में मैक्सवेल ने एक नया फिनोमेना दिया. उनके अकॉर्डिंग क्या, इफ वी चेंज द इलेक्ट्रिक फील्ड देन वी कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब सबसे पहले ये सिर्फ एक एजम्पशन थी. अब इस एजम्पशन को भी प्रूफ करने के लिए हमारे पास में कुछ रिक्वायरमेंट थी. अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की. अगर चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इन एक्चुअल हम क्या कहते हैं, कैसे प्रोड्यूस होता है. मैग्नेटिक फील्ड के लिए नॉर्मली क्या डिस्कस करते हैं कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है. या फिर सिंपल से फिनोमेना पे वर्क करें तो एक स्टैटिक जो चार्ज है वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है. बट वही चार्ज जब मोशन में आ जाता है तो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को जनरेट करता है. तो इट मींस क्या है, मोशन ऑफ चार्ज विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ. क्लियर. तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमारे पास में एक बात क्लियर थी कि अगर आप किसी भी करंट कैरिंग वायर को डिस्कस करोगे तो वो अपने अराउंड क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा. और इसी के थ्रू हमने एक एम्पियर सर्किटल लॉ भी पढ़ा था. अगर हम उस एम्पियर लॉ को डिस्कस करें तो हमारे पास में एम्पियर लॉ क्या था, दैट इज द लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ म्यू नॉट एंड समेशन ऑफ आई. इट मींस टोटल करंट पास आउट थ्रू एम्पियरियन लूप. दैट इज द एम्पियर लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ. क्लियर. यहां तक हमने अभी तक स्टडी किया था. तो अब इसी चीज के अंदर हम चेंज करके एक न्यू कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे, क्योंकि यहां पर एक हमारे पास में कॉन्ट्राडिक्शन आया था. वो कॉन्ट्राडिक्शन क्या था, हम उसको भी स्टडी करेंगे. तो उसको स्टडी करने से पहले आपको इतना क्लियर होगा, पहले मैं इसको रफ कर देता हूं. हम प्रॉपर डिस्कस करते हैं मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट. तो स्टूडेंट्स, अगर हम मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट को स्टडी करें तो उससे पहले मैं एम्पियर सर्किट लॉ को एक बार फिर डिफाइन कर देता हूं और उसके लिए एग्जांपल को लेके इसको स्टडी करूंगा. तो अगर मैं इसके एग्जांपल को डिस्कस करूं बेटा, तो एग्जांपल मेरे पास में क्या होगा कि मेरे पास में एक वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है बेटा, ठीक है, जिसके दो पॉइंट्स हैं, दैट इज ए एंड बी. और हमने इसे कनेक्ट कर दिया किसके साथ में, एक वोल्टेज सोर्स के साथ में, एक एसी वोल्टेज सोर्स के साथ में. तो ये मेरे पास में वोल्टेज आ गया V = V नॉट sin ओमेगा. ऑब्वियसली वोल्टेज टाइम के रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है तो करंट भी टाइम के रिस्पेक्ट चेंज होगा. करंट चेंज होगा ये बेस नहीं करता. हमारे लिए इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि यहां पे जो करंट है वो करंट फ्लो होगा किसमें से, एबी वायर में से. अगर मैं एबी वायर में से करंट फ्लो कर रहा हूं तो इसके अराउंड
मैं कुछ पॉइंट्स कंसीडर कर लेता हूं, दैट इज सी एंड डी। अगर मैं सी और डी पर सेम डिस्टेंस पे क्या करूं, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करूं, सेम डिस्टेंस इट मींस आर, तो सबसे पहले मैं एम्पिरियन पाथ को कंसीडर करूंगा। मेरे पास एम्पिरियन पाथ आ गया, सर्कुलर पाथ हैविंग द रेडियस स्मॉल आर। तो इसके लिए सी और डी पॉइंट पर मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मैं कैसे फाइंड करूंगा, दैट इज बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू में म्यू नॉट, जितना भी करंट इसमें फ्लो होगा दैट इज समेशन ऑफ आई। इसके थ्रू मैं इजीली यहां पर क्या कर लूंगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड कर लूंगा। और 100% आपको पता है कि इन दोनों पॉइंट्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा, अगर मैं इसे बी सी कंसीडर कर रहा हूं, इसे बी डी कंसीडर कर रहा हूं, देन बी सी इज इक्वल टू बी। ये सभी को क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट अगर मैं इसी को ही थोड़ा सा, इस सर्किट को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं, इट मींस क्या है कि अब मैं यहां पे कैपेसिटर भी कनेक्ट कर दूं। तो कैपेसिटर कनेक्ट करूंगा तो मेरे पास में सर्किट क्या बन जाएगा बेटा, ये देखो यहां पर इसके मिड में मैंने क्या कर दिया, कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। ये तो करंट कैरिंग वायर होएगी। देन अगेन हमने इसको आगे कनेक्ट कर दिया एक वोल्टेज सोर्स के साथ, वोल्टेज सोर्स के साथ में कनेक्ट हो गया, सेम वोल्टेज सोर्स है, दैट इज V इक्वल्स टू में V नॉट sin ओमेगा t। क्लियर? तो ये आपके पास में क्या आया, कैपेसिटर आया। 100% एसी करंट जो है वो कैपेसिटर से पास आउट होती है, कैपेसिटर के थ्रू फ्लो होती है। ये हमने चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस किया और उसकी न्यूमेरिकल्स में डिस्कस किया। तो हो गया किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैं कंसीडर कर रहा हूं कि इसका एक प्लेट पॉजिटिव और दूसरा प्लेट क्या है, नेगेटिव है। देन अगेन ये प्लेट नेगेटिव, फिर वो वाला पॉजिटिव, तो यही प्रोसीजर कंटिन्यू चलता रहेगा। अब मैं यहां पर भी सेम दो पॉइंट्स कंसीडर कर रहा हूं, दैट इज पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। अगर मैं पॉइंट सी और डी के अराउंड सेम डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करूंगा, तो वापस दो क्या करूंगा, एम्पीरियन लूप को स्टडी करूंगा, एम्पीरियन लूप कंसीडर करूंगा। तो मैंने यहां पे एम्पीरियन लूप कंसीडर कर ली, यहां पर भी एम्पीरियन लूप कंसीडर हो गया। तो बेटा अगर करंट सेम फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है BC, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है BD, उन दोनों का वैल्यू क्या आएगा, इक्वल आएगा। BC इज इक्वल टू द BD। ये पार्ट सभी को क्लियर? बट द थिंग, जब मैं यहां पे स्टडी करूंगा इसके इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के अराउंड अगर मैं यहां पर क्या कंसीडर कर लूं, एक एम्पीरियन लूप कंसीडर कर लूं, तो इस केस पे अगर मैं यहां पे एम्पीरियन लूप कंसीडर करके मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करूं, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा बेटा, ऑब्वियसली अगर मैं एम्पीरियन लॉ यूज करूं, एम्पियर लॉ, तो मेरे पास में इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू नॉट समेशन आई। बट सभी को पता है कि किसी भी कैपेसिटर में से चार्ज फ्लो नहीं होता, वहां पर सिर्फ कैपेसिटर की जो प्लेट्स है वही चार्ज डिस्चार्ज और फिर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज, यही प्रोसीजर चलता है। दैट्स व्हाई इस एम्पियर पाथ में से पास आउट होने वाले करंट का वैल्यू कितना है, समेशन आई का वैल्यू कितना है, 0। और अगर समेशन आई का वैल्यू 0 है तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ये हमने स्टडी किया एम्पियर लूप के अंदर। तो बेटा यहां पर हमें पता चला इनसाइड ऑफ ए कैपेसिटर टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू में 0 when this capacitor is connected to a voltage source by some connecting wires. But when we see this thing practically, then we found that there is some magnetic field inside the capacitor, so there is contradiction. अब रीजन क्या कि अकॉर्डिंग अगर हम एम्पियर लॉ को बिल्कुल करेक्ट कंसीडर करते हैं तो इट मींस वहां मैग्नेटिक फील्ड 0 होना चाहिए, बट इन एक्चुअल वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो इट मींस क्या है कि एम्पियर लॉ को कुछ ना कुछ हमें क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा। और यही मॉडिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो किया मैक्सवेल ने। अब मैक्सवेल ने क्या किया, चलो हम उसे स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स से मैक्सवेल ने कहा कि यहां पे करंट तो फ्लो नहीं हो रहा, बट हमारे पास में एक प्रॉपर पॉइंट क्या है कि जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वहां पे क्या होना चाहिए, करंट होना चाहिए, क्योंकि हम यही कंसीडर करते हैं कि करंट के सराउंडिंग में कोई करंट कैरिंग वायर है, उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। अब बेटा यहां देखो, तो
हमें चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड जहां प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे करंट होना चाहिए, बट अगर हम यहां पर डिस्कस करें तो यहां पर डिस्कशन से हमें ये क्लियर होगा कि अंदर करंट तो फ्लो नहीं हो रहा। अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा तो मैक्सवेल ने आगे स्टडी किया कि इसके इनसाइड प्रोसेस क्या चल रहा है। इसके इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, ये देखो, टाइम की रिस्पेक्ट इसके जो प्लेट्स की चार्ज है वो चेंज होते जाएंगे। पहले पॉजिटिव ये वाला प्लेट, देन पॉजिटिव ये वाला प्लेट, देन पॉजिटिव ये वाला प्लेट। दैट मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले एक डायरेक्शन में, फिर दूसरे डायरेक्शन में, फिर जस्ट तीसरे डायरेक्शन में। इट मींस चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ये एक पॉइंट बन गया जो किसने ऐड कर दिया, मैक्सवेल ने। तो उन्होंने बोला कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर। तो यहां हमारे पास में एक पॉइंट क्या आ गया, दैट चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड will produce magnetic field inside the capacitor, इतना क्लियर हुआ। बट अब हमें करना क्या है कि इनसाइड द कैपेसिटर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर फाइंड करते हैं। हम सभी को ये बात पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैपेसिटर किसके इक्वल होता है, सिग्मा ओवर में एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। यहां सिग्मा क्या है, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम क्या लिखते हैं, दैट इज क्यू बाय में। तो इट मींस क्या है कि इसी सेम फॉर्मूले को मैं क्या पुट कर सकता हूं, क्यू बाय में ए एप्सिलॉन नॉट। इतना पार्ट सभी को क्लियर हुआ। अगर मैं एक कैपेसिटर के इनसाइड फ्लक्स काउंट करूं, टोटल फ्लक्स इनसाइड द कैपेसिटर, देन वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज इक्वल्स टू में व्हाट इज फ्लक्स, phi इज इक्वल्स टू में E मल्टीप्लाई में A, दैट मींस वैल्यू ऑफ E Q ओवर में A एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में A, दैट मींस द वैल्यू इज Q ओवर में एप्सिलॉन नॉट। If I found the value of d phi by में dt, then value of d phi by में dt is equals to me d by में dt q over में epsilon naught. We all know that epsilon naught is a constant quantity. That's why it can be taken outside of the differentiation. Then the value is 1 over में epsilon naught dq by में dt. And what is dq by में dt? Change charge flow per unit time, that is correct. 1 over में epsilon naught. But here a question is strike in the mind that how current can be flows in a capacitor. तो स्टूडेंट्स यहां हम एक करंट कंसीडर करेंगे, इस करंट को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहां से आपको एक बात क्लियर होगा क्या, कि डिस्प्लेसमेंट करंट इन एक्चुअल करंट नहीं है, वो एक इमेजिनरी करंट है, और वो हमारे उस फिनोमिना के लिए बनाया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा किसके कारण प्रोड्यूस होता है, करंट के कारण। तो करंट फ्लोज के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, इन एक्चुअल यहां पर क्या है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है। बट यहां पर हम करंट को कंसीडर करेंगे क्योंकि हम हमारे मेन कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो हम यहां पे इमेजिनरी करंट को कंसीडर करेंगे, दैट इमेजिनरी करंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट को रिप्रेजेंट कर दिया आईडी से। अच्छा, अगर डिस्प्लेसमेंट करंट को आईडी से रिप्रेजेंट कर दिया तो जो हमारे कंडक्टर्स में या वायर्स में से करंट फ्लो है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, आईसी से। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आईसी? आईसी इज कंडक्टिंग करंट एंड आईडी इज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये आ गया कंडक्टिंग करंट। तो स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंग, इस करंट के अकॉर्डिंग जो एम्पियर लॉ था उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया, क्योंकि मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जब आप एम्पियर लॉ में समीशन ऑफ आई पुट करते हो तो वो समीशन ऑफ क्या होगा, समीशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्टिंग करंट। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू फाइंड कर लो। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू आपके पास में क्या आएगा, ये किसके इक्वल है, डी फाई बाई डी टी के इक्वल है। तो वैल्यू ऑफ आईडी आपके पास में क्या आ जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट d phi by dt. It means this is the missing factor which should be added in the summation of phi in the appearance law. Clear? So now
The modified Amperian law is what? Linear integration of B dot dl is equals to mu naught summation. Two current should be added there, that is conducting current, it means IC, and the displacement current, it means ID. Clear? You can put the value of ID. B dot dl is equals to mu naught summation IC plus, what is the value of ID? That is epsilon naught d phi by dt. So this is a new law, and this law is called Ampere-Maxwell law. Ampere-Maxwell law. So students, I hope that you have understand this whole topic, that is called Maxwell displacement current. Okay students, after discussing the Maxwell displacement current, the next point is some equations given by the Maxwell. That equation is called Maxwell's equation. So we will discuss about that Maxwell's equation. First of all, we have to find out that which type of work Maxwell is doing. Maxwell was finding at that time relation between electric field and magnetic field. What is the relation between electric field and magnetic field? How we can produce electric field by the help of magnetic field, and how we can produce magnetic field by the help of electric field. Obviously, we know now that change of magnetic field will produce electric field, and change in electric field will produce magnetic field. But the thing, by the help of these four equations, Maxwell found that the value of light, by these equations, value of the velocity of the light, that means 3 multiplied by 10 to the power 8. Okay, what is the equations which is called Maxwell's equations? Then Maxwell equations. So first of all, we discuss about the Gauss law. What is Gauss law? That is phi is equals to E dot ds is equals to summation q over epsilon. This is a Maxwell's first equation, that E dot ds integration is equals to summation q over epsilon. This is Maxwell's first equation. If the same thing, this is, what is this? This is areal integration, not linear integration. This is areal integration of electric field. Now we will discuss the second Gauss law related to magnetic field. It means areal integral of magnetic field, it means B dot ds. Due to the magnetic field lines will create closed loop, that's why B dot ds is always equals to 0. It is magnetic flux related to a closed surface is always equals to 0. This is the second equation of Maxwell's equation, that is B vector dot ds vector is equals to 0. You can use closed integral or directly integration. Okay, then we will discuss about, we have done, हमने यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल जो है उसको कंसीडर कर लिया, कंप्लीट कर लिया दोनों से रिलेटेड. अब हम दोनों से रिलेटेड क्या करेंगे? लीनियर इंटीग्रल को डिफाइन करेंगे. लीनियर इंटीग्रल जैसे अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ वी आर हैविंग EMF इज इक्वल्स टू माइनस d phi by dt. ओके, d phi दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स. क्लियर? EMF it means voltage, and voltage can be written like integration of E dot dl is equals to relation between electric field and electric potential, that is B is equals to integration of E dot dl, that is equals to minus d phi v by dt. So this is the third equation of Maxwell. Okay, we have complete the linear integral of electric field. Now we will discuss about the linear integral of magnetic field. Point number 4, that is the
Ampere Maxwell equation, that is the fourth equation of Maxwell. B dot dl is equals to mu naught summation IC plus ID. This is the fourth equation of Maxwell. So there are four equations of Maxwell which represents that the change in magnetic field will induce electric field, and from here from the point ID we can say that change in electric field will produce magnetic field inside a capacitor. Okay students,